वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईबी डिजिटल क्लासरूम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम तक देखा था। इस लेक्चर में हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन क्लोरोप्लास्ट में किस तरह से होता है ये देखने वाले हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है हायर प्लांट्स में, केवल 4 ही प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला जो है इट इज क्लोरोफिल ए, दूसरा जो है इट इज क्लोरोफिल बी, तीसरा जो है कैरोटीन और फोर्थ जो है इट इज ज़ैंथोफिल। तो ये 4 प्रकार के पिगमेंट जो है दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो ये क्लोरोप्लास्ट का पेरिस्टोमियम, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर absent in this पेरिस्टोमियम क्लोरोप्लास्ट इनवलप। वो पेरिप्लास्टिडियल स्पेस में भी नहीं होते, वो स्ट्रोमा में भी नहीं होते। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है दे आर प्रेजेंट इन इंटरनल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। तो हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में देखा कि इंटरनल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो है मेम्ब्रेन का, उसका जो यूनिट है इट इज थाइलेकॉइड। तो थाइलेकॉइड्स आर प्लेस्ड वन अबव वन लाइक अ स्टैक ऑफ कॉइन्स। तो ये रहा ग्रैना और ये 2 ग्रैना को जोड़ने वाला ये मेम्ब्रेन से बना हुआ एक लॉन्ग थिन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, इट इज इंटरग्रेनल लैमेले। तो हमने यहां पर एक थाइलेकॉइड सेपरेट किया, ये एक थाइलेकॉइड, दिस इज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन एक ही है, एक ही मेम्ब्रेन, यानी ये लिपिड का बाय लेयर है। मेम्ब्रेन एक ही हुआ, लिपिड बाय लेयर। तो दिस इज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन और ये रहा थाइलेकॉइड लुमेन। तो ये पार्ट हमने आइसोलेट करके देखा। मैं इतना पार्ट यहां इस अलग डायग्राम में हम देखते हैं। तो ये लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली, इंटरग्रेनल लैमेली। तो ये जो है ये भी एक मेम्ब्रेन ही है। दिस इज मेम्ब्रेन ऑफ इंटरग्रेनल लैमेली। तो इस मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। ये चारों टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दे आर प्रेजेंट इन, दे आर एम्बेडेड इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन ऑफ इंटरग्रेनल लैमेली। तो उनका एसोसिएशन होता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। उनके ऑर्गेनाइजेशन या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का यूनिट, उसे क्वांटासोम ये नाम दिया गया। क्वांटासोम ये नाम सबसे पहले पार्क और बिगिंस ने दिया। उसी क्वांटासोम को फोटोसिस्टम या पिगमेंट सिस्टम भी हम कहते हैं। तो ये फोटोसिस्टम जो है, पिगमेंट सिस्टम जो है, इट इज यूनिट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो एक यूनिट में कितने पिगमेंट्स होते हैं? ये 4 प्रकार के लगभग अप्रोक्सीमेटली 300 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन वन यूनिट। 4 टाइप के लगभग 300 पिगमेंट्स। तो ये 300 पिगमेंट्स में सबसे मेन एक पिगमेंट, एक क्लोरोफिल ये होता है
इट इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर, इट इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर। और बाकी सभी पिगमेंट्स को एसेसरी पिगमेंट्स, एंटीना पिगमेंट्स हम कहते हैं। तो एक पार्ट हुआ रिएक्शन सेंटर, दूसरा पार्ट हुआ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एक पार्ट हुआ रिएक्शन सेंटर और दूसरा पार्ट हुआ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज यूनिट फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम या क्वांटाजोम। तो इस यूनिट में एक क्लोरोफिल ए है विच इज रिएक्शन सेंटर, एक क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी सभी पिगमेंट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दे आर कॉल्ड एज एसेसरी पिगमेंट्स या एंटीना पिगमेंट्स। तो एक क्लोरोफिल ए यानी कौन सा? तो क्लोरोफिल ए का इंपिरिकल फॉर्मूला वही रहेगा C55H72O5N4Mg, लेकिन उसके स्ट्रक्चरल आइसोफॉर्म अलग अलग होंगे। तो अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर अलग है तो एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ भी अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो क्लोरोफिल ए के बहुत सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर है। जो क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर की स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, उस क्लोरोफिल ए को हमने पिगमेंट 700 कहा। एक क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए विच एब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर, तो वो हुआ पिगमेंट 680। दूसरा हुआ क्लोरोफिल ए पिगमेंट 600 या पिगमेंट 430 या पिगमेंट 550। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग क्लोरोफिल ए इस फोटो सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए होता है, या तो वो पिगमेंट 700 होता है या तो वो पिगमेंट 680 होता है। तो जिस फोटो सिस्टम में, जिस क्वांटाजोम में पिगमेंट 700 है, वो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट, क्वांटाजोम फर्स्ट। जिसमें रिएक्शन सेंटर पिगमेंट 680 है, वो पिगमेंट सिस्टम सेकंड, क्वांटाजोम सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड। इस एक क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी सभी पिगमेंट्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, एसेसरी या एंटीना पिगमेंट्स, जिसमें लगभग 200 क्लोरोफिल ये है अदर देन पिगमेंट 700 या पिगमेंट 680। दो को छोड़ के बाकी सारे क्लोरोफिल ए के सब टाइप्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। फ्यू क्लोरोफिल बी और लगभग 50 कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स होते हैं। इन 4 प्रकार के इतने पिगमेंट्स से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये एक फोटो सिस्टम यहां पर इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के लिपिड बायलेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जिसमें पिगमेंट 700 इज अ रिएक्शन सेंटर, इट इज पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। जिसमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए पिगमेंट 680 ये रिएक्शन सेंटर है, वो पिगमेंट सिस्टम सेकंड। तो थाइलाकॉइड में क्या होता है? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, ये अल्टरनेट, दे आर अल्टरनेटली प्रेजेंट। पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के साथ 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर से अटैच होती है। पिगमेंट सिस्टम सेकंड पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के साथ पिगमेंट सिस्टम सेकंड, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के साथ पिगमेंट सिस्टम सेकंड,
पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के साथ अलग अलग 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर के जरिए अटैच होती है। लेकिन इंटरग्रेनुलर लैमेली में, स्ट्रोमल लैमेली में फोटोसिस्टम, पिगमेंट सिस्टम तो प्रेजेंट है, लेकिन 2 टाइप की नहीं, केवल एक ही टाइप की फोटोसिस्टम उसमें प्रेजेंट है, दैट इज फोटोसिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट या क्वांटाजोम फर्स्ट। केवल एक ही टाइप की पिगमेंट सिस्टम इंटरग्रेनुलर लैमेली में, स्ट्रोमल लैमेली में प्रेजेंट है और यहां पर ये 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ये 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, 5 पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट खुद से ही 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के जरिए अटैच होती है। तो थाइलेकॉइड में दोनों पिगमेंट सिस्टम, स्ट्रोमल लैमेली में केवल एक ही पिगमेंट सिस्टम। तो ये रहा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो फोटोसिस्टम, पिगमेंट सिस्टम 2 टाइप के, एक फोटोसिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, क्वांटाजोम फर्स्ट या फोटोसिस्टम सेकंड, पिगमेंट सिस्टम सेकंड, क्वांटाजोम सेकंड। ये दोनों पिगमेंट सिस्टम में बस डिफरेंस इतना है कि जिसमें रिएक्शन सेंटर पिगमेंट 700 हो वो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, और जिसमें रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए पिगमेंट 680 हो वो क्वांटाजोम सेकंड, फोटोसिस्टम सेकंड, पिगमेंट सिस्टम सेकंड। तो इन फोटोसिस्टम को क्वांटाजोम नाम दिया गया सबसे पहले बाय पार्क एंड बिगिंस ने, और ये जो 2 पिगमेंट सिस्टम के नाम है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम सेकंड, ये जो नाम दिए गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। और ये पिगमेंट सिस्टम, फोटोसिस्टम, क्वांटाजोम 2 टाइप की है। ये सबसे पहले मालूम हुआ ड्यू टू इमर्सन्स टू एक्सपेरिमेंट। पहला इमर्सन का एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इमर्सन्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इट इज रेड ड्रॉप। और दूसरा जो इमर्सन का एक्सपेरिमेंट है, इन्हांसमेंट इफेक्ट। क्वांटाजोम का कंसेप्ट, फोटोसिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम अभी डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एक्चुअल ग्लूकोज सिंथेसिस का प्रोसेस, इंटायर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पूरा फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। Mechanism of photosynthesis, it is divided into 2 types। 2 फेज में हमने फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को डिवाइड किया, क्योंकि एक जो फेज है इट इज लाइट डिपेंडेंट फेज, लाइट पर डिपेंड है। तो लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्यों कहा हमने? बिकॉज फर्स्ट पार्ट, इनिशियल पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिपेंड ऑन लाइट। अगर लाइट नहीं है तो पहला पार्ट ही नहीं होगा। तो लाइट डिपेंडेंट है, इसलिए लाइट रिएक्शन। इट टेक्स प्लेस इन ग्रेना पोर्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो दूसरा फेज है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। यहां पर एक बात आपको याद रखना होगा, फर्स्ट फेज लाइट पर डिपेंड है, सेकंड फेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, लाइट पर डिपेंड नहीं होता। इसलिए हमने डार्क रिएक्शन कहा। इसका मतलब यह नहीं कि फर्स्ट फेज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम और सेकंड पार्ट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइट टाइम, ऐसा मतलब नहीं है। इंटायर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिपेंड ऑन लाइट।
तो समझने के लिए इजी हो इसलिए हमने इस प्रोसेस को दो अलग हिस्सों में, अलग पार्ट में डिवाइड किया, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन डिपेंड ऑन लाइट, डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट बट इट इज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो इनडायरेक्टली इंटर मैकेनिज्म इज डिपेंड ऑन लाइट, लेकिन एक को हमने लाइट रिएक्शन नाम दिया इसलिए दूसरे को हमने डार्क रिएक्शन नाम दिया, इसलिए नहीं क्योंकि सेकंड पार्ट टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ लाइट, ऐसा नहीं है ये। इंटायर मैकेनिज्म इज डिपेंड ऑन लाइट। तो डार्क रिएक्शन जो है, सेकंड पार्ट जो है, इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा पोर्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा पोर्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट है, इट टेक्स प्लेस इन ग्राना पोर्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज हिल रिएक्शन। Dark reaction is also called as Blackman's reaction. Light reaction जो है, it is photochemical process, photoBiochemical process। इसमें ये होता है कि light energy is converted into chemical energy. Light energy is converted into chemical energy. Light reaction is responsible for the formation of assimilatory power. Assimilatory power, assimilatory power में it is made up of two components, दो components होते हैं, एक reducing power और दूसरा source of energy। सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने असिमिलेटरी पावर क्यों कहा? क्योंकि ये रिड्यूसिंग पावर और सोर्स ऑफ एनर्जी दो, रिड्यूसिंग पावर यानी क्या? रिड्यूसिंग पावर ये है NADPH2 और सोर्स ऑफ एनर्जी है ATP। तो ATP किसी को भी एनर्जी दे सकता है, NADPH2 किसी को भी हाइड्रोजन दे सकता है, किसी को भी रिड्यूस कर सकता है। तो किसी भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का कन्वर्शन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में करना, ये होता है असिमिलेशन। तो असिमिलेशन करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का असिमिलेशन करने के लिए असिमिलेटरी पावर की जरूरत होती है। असिमिलेटरी पावर है रिड्यूसिंग पावर और सोर्स ऑफ एनर्जी, इन दोनों को मिला के रिड्यूसिंग पावर NADPH2 फॉर्म करना और सोर्स ऑफ एनर्जी ATP फॉर्म करना। ये दो पार्ट, ये दो कंपोनेंट असिमिलेटरी पावर के फॉर्म करना, दिस इज मेन एम ऑफ लाइट रिएक्शन। NADPH2 कब फॉर्म होगा? NADP इज अ कोएंजाइम, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये कोएंजाइम को हाइड्रोजन देने वाला वाटर होता है। तो जब वाटर का लाइसिस ना हो और ऑक्सीजन रिलीज हो जाए एज अ बाय प्रोडक्ट, तब तक NADP को हाइड्रोजन नहीं मिलता और ये ATP का बनना यानी फॉस्फोरिलेशन, सिंथेसिस ऑफ ATP इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिलेशन। ATP का बनना यानी फॉस्फोरिलेशन। तो सिंथेसिस ऑफ ATP यानी ADP प्लस IP इज इक्वल टू ATP, दिस रिक्वायर एनर्जी। तो यहां पर लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बॉन्ड फॉर्म करने के लिए लाइट पर डिपेंड है, इसलिए हमने नाम दिया फोटोफॉस्फोरिलेशन। उसी तरह लाइसिस ऑफ वाटर भी लाइट पर डिपेंड, इसलिए इट इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो लाइट रिएक्शन जो है, इट इज लाइट डिपेंडेंट, टेक्स प्लेस इन ग्रेना, इट इज फोटोकेमिकल फेज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, एनर्जी ऑफ सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ असिमिलेटरी पावर, दैट इज रिड्यूसिंग पावर और सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज ATP। तो इसमें
दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, एक फोटो फॉस्फोरिलेशन यानी एटीपी सिंथेसिस और दूसरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी सिंथेसिस ऑफ NADPH2। लाइट रिएक्शन के ये जो 5 स्टेप है, इसमें फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सेकंड स्टेप जो है ट्रांसफर ऑफ एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर। थर्ड स्टेप जो है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल ए यानी रिएक्शन सेंटर एंड इजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। फोर्थ स्टेप जो है इट इज फोटो फॉस्फोरिलेशन और लास्ट फिफ्थ स्टेप जो है इट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, दिस इज पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, या कोई भी पिगमेंट सिस्टम हम कंसीडर करते हैं तो एक पिगमेंट सिस्टम, एक क्वांटासोम यानी फोटोसिस्टम, इसमें लगभग 300 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट और कोई तो एक रिएक्शन सेंटर होगा। तो जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ईच एंड एवरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैज इट्स ओन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। उसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, वही वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद सारे एसेसरी पिगमेंट्स, एंटीना पिगमेंट्स जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में थे, एब्जॉर्ब करने के बाद सभी पिगमेंट्स एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे रिएक्शन सेंटर की तरफ। यहां रिएक्शन सेंटर, अगर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है तो पिगमेंट 700, अगर पिगमेंट सिस्टम सेकंड है तो पिगमेंट 680 अंडरगो एक्साइटेशन एंड इजेक्ट्स इट्स इलेक्ट्रॉन विथ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हमने पहला स्टेप देखा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सेकंड स्टेप ये है ट्रांसफर ऑफ एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर बाय रेजोनेंस। थर्ड स्टेप ये है कि एक्साइटेशन ऑफ रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप जो है, ये 3 स्टेप होने के बाद फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। तो नॉर्मली फॉस्फोरिलेशन जो है ये ADP प्लस IP इज इक्वल टू ATP। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन एनी सब्सटेंस। तो यहां पर हमारा ADP है, तो ADP और IP से ATP बनना, दिस रिएक्शन is anabolic, this reaction requires energy, this reaction requires enzyme। तो एनर्जी भी चाहिए और एंजाइम भी चाहिए। ये है फॉस्फोरिलेशन। इस फॉस्फोरिलेशन को हमने फोटोफॉस्फोरिलेशन इसलिए कहा कि जो एनर्जी है इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है ये 2 टाइप का होता है। ये डॉक्टर आर्नोन ने कहा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता क्या है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमल लैमेली और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन थाइलेकॉइड। अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन स्ट्रोमल लैमेली में होता है तो हमें यह मालूम है कि स्ट्रोमल लैमेली में केवल पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ही होता है जिसका रिएक्शन सेंटर पिगमेंट 700 है।
पिगमेंट सिस्टम सेकंड इज absent इन स्ट्रोमल लैमेली, इंटरग्रेनल लैमेली। तो ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, फिर से वही 3 स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, absorption and transfer of light energy to reaction center undergo excitation state and ejects its electron। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर आयोनाइज्ड स्टेट में चला गया, तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इजेक्ट हुआ, इट इज एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच इज अननोन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन चला गया फेरेडॉक्सिन के पास, फेरेडॉक्सिन। तो फेरेडॉक्सिन को रिड्यूस करने वाला ये, फेरेडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन भेजने वाला ये, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरेडॉक्सिन को रिड्यूस करने वाला सब्सटेंस। तो फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस इज अ प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाद में फेरेडॉक्सिन के पास चला गया, फ्रॉम फेरेडॉक्सिन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है साइटोक्रोम B6 के पास। साइटोक्रोम B6 से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F के पास चला गया, साइटोक्रोम F से ये प्लास्टोसाइनिन के पास चला गया, विच इज कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर्ड प्रोटीन इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर, इसमें ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट टू इट्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर is called as uphill movement of electron from low energy to high energy. Primary electron acceptor to again its original position, reaction center chlorophyll A pigment 700 via through various electron carrier. This movement of electron is called as downhill movement. डाउनहिल मूवमेंट हमने क्यों कहा? क्योंकि ईच एंड एवरी स्टेप मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिलीज्ड। ये जो एनर्जी रिलीज हो जाती है, इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम 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 होती जाती है, इसलिए हमने इसे डाउनहिल मूवमेंट कहा। एट 2 प्लेसेस इन बिटवीन फेरेडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम B6 और इन बिटवीन साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F, enough kinetic energy of electron is released that is utilized for the synthesis of ATP. That is utilized for the synthesis of ATP. इस तरह से फेरेडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के बीच में, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में 2 ATP फॉर्म होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसके ओरिजिनल पोजीशन से निकला, अपहिल मूवमेंट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, यहां से फिर उसके ओरिजिनल पोजीशन पर वो आता है वाया फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन। दिस मूवमेंट अपहिल एंड डाउनहिल, ये जो मूवमेंट है ओरिजिनल पोजीशन से निकलकर फिर उस वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन पर आना, दिस मूवमेंट इज साइक्लिक। और ये इलेक्ट्रॉन एक साइक्लिक मूवमेंट करता है। तो ये साइक्लिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लिंक्ड विथ, इट इज कपल्ड विथ फॉस्फोरिलेशन। इसलिए ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है, इस फोटोफॉस्फोरिलेशन को हमने नाम दिया साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। व्हाई साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन? सिंथेसिस ऑफ एटीपी, फोटोफॉस्फोरिलेशन इज लिंक्ड विथ, कपल्ड विथ साइक्लिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये जो अलग अलग 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर है,
दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर रेडॉक्स पोटेंशियल। तो रेडॉक्स पोटेंशियल सिंपली इट इज एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। तो फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस की एफिनिटी, फेरेडॉक्सिन की इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी, साइटोक्रोम B6 की इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी, ये इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये है फेरेडॉक्सिन की इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से ज्यादा है। फेरेडॉक्सिन की इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी साइटोक्रोम B6 से कम है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, खींचने की एफिनिटी जो है ये इंक्रीजिंग होती जाएगी। और ये ऑल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल। तो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। हम बाद में देखेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दैट टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड में दोनों पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड। हमने पहले देखा कि पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के साथ आपस में जुड़ा हुआ होता है थ्रू वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो ये पिगमेंट सिस्टम सेकंड जिसका रिएक्शन है, रिएक्शन सेंटर पिगमेंट 680, और ये रहा पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जिसका रिएक्शन सेंटर जो है इट इज पिगमेंट 700। तो फिर ये तीन स्टेप, ऑल पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, एब्जॉर्ब करने के बाद वो ट्रांसफर कर देंगे लाइट एनर्जी थ्रू रिस्पेक्टिव रिएक्शन सेंटर। एनर्जी ट्रांसफर होने के बाद रिएक्शन सेंटर अंडरगो एक्साइटेशन स्टेट एंड इजेक्ट्स इट्स इलेक्ट्रॉन। तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस समझने के लिए थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से समझने के लिए। तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर है पिगमेंट 700। मान लो वो रिएक्शन सेंटर एक्साइटेशन स्टेट में चला गया और उसने एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया विथ एक्स्ट्रा एनर्जी। तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ इसकी वजह से यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। वो इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय इट्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा फेरेडॉक्सिन के पास। फ्रॉम फेरेडॉक्सिन वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा, जैसे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमने देखा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक NADP रिडक्टेज एंजाइम के जरिए NADP के पास चला जाता है। तो NADP निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ये इलेक्ट्रॉन पिगमेंट 700 का था। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इज नाउ क्रिएटेड इन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट विच इज फुलफिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम पिगमेंट सिस्टम सेकंड। उसी तरह तीन स्टेप होंगे, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफर, एक्साइटेशन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पिगमेंट सिस्टम सेकंड का जो है इट इज कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q, कोएंजाइम Q के बाद इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास चला जाता है। प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, और वहां से फाइनली प्लास्टोसाइनिन से होके वो इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम 700 के पास जाता है। तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहां का पॉजिटिव चार्ज फुलफिल हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फुलफिल हो गई। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया इमीडिएटली फिर से रिएक्शन सेंटर ने उसे इजेक्ट कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन फिर से FRS, FD और NADP रिडक्टेज से होकर NADP के पास चला गया। तो अब NADP के पास दो इलेक्ट्रॉन्स है,
एक इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का, दूसरा इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम सेकंड का, दोनों भी पिगमेंट सिस्टम एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो इजेक्ट नहीं कर सकते। तो मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर जो है इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इट इज H2O, ये वाटर है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होता। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, दैट इज वाटर। तो वाटर का फोटोलाइसिस होगा, ये 5th स्टेप में, इसके बाद हम डिटेल में देखने वाले हैं। तब तक यहां पर ये वाटर का स्प्लिटिंग कैसे होता है ये समझने के लिए एक ही वाटर मॉलिक्यूल हम कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं होता, ये प्रोसेस समझने के लिए हमने यहां पर एक ही वाटर मॉलिक्यूल लिया है। तो ये वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, वाटर का स्प्लिटिंग होने के बाद ये H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, हाइड्रोजन का भी डिसोसिएशन हुआ प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम सेकंड के पास चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फुलफिल हो गई। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया इमीडिएटली अगेन वो फिर से निकल गया, फिर से पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आया पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास, यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फुलफिल हो गई। तो समझने के लिए यहां पर हम इस पूरे रिएक्शन को थोड़ा सा पॉज करते हैं समझने के लिए। तो ये H2 के 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यहां पर बचा एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, और इस तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास, एक पिगमेंट सिस्टम सेकंड के पास, दोनों पिगमेंट सिस्टम की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फुलफिल हो गई। बचे 2 प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन NADP माइनस माइनस एक्सेप्ट करता है और इससे NADPH2 बनता है। तो इसमें पिगमेंट सिस्टम सेकंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक अपहिल मूवमेंट, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर से पिगमेंट सिस्टम तक डाउनहिल मूवमेंट, फिर से पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक अपहिल मूवमेंट, फिर से NADP तक डाउनहिल मूवमेंट। तो ये अपहिल डाउनहिल अपहिल डाउनहिल, ये जो जिगजैग मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, इस जिगजैग मूवमेंट की वजह से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को Z स्कीम भी कहते हैं। तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जिसमें हमने देखा पहले पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन एक यहां पर आता है NADP माइनस, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहां से फुलफिल होती है थ्रू पिगमेंट सिस्टम सेकंड। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर आया दूसरा भी इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया। दोनों पिगमेंट सिस्टम पर जो भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई विच इज फुलफिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम वाटर थ्रू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों भी टेक्स प्लेस इन मेम्ब्रेन, नॉन साइक्लिक थाइलेकॉइड में और साइक्लिक स्ट्रोमल लैमेली में। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ओनली वन पिगमेंट सिस्टम इज इन्वॉल्व, दैट इज पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में बोथ पिगमेंट सिस्टम्स आर इन्वॉल्व, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड। इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट साइक्लिक, इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नॉन साइक्लिक। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन इसमें नहीं होता। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटोलाइसिस होता है और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में NADPH2 नहीं बनता, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में NADPH2 बनता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में 2 ATP बनते हैं और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में केवल एक ही ATP बनता है, वो भी इन बिटवीन साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F।
साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन स्ट्रोमल लैमेली में होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन थाइलेकॉइड में होता है, ग्रैनल थाइलेकॉइड में होता है। हमने ये जो अभी डिस्कशन देखा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसमें हमने ये देखा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में दो एटीपी बनते हैं इन बिटवीन साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F और इन बिटवीन फेरेडोक्सिन एंड साइटोक्रोम B6। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो एटीपी बनता है वो इन बिटवीन साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच। तो हमने पहले ही देखा कि फॉस्फोरिलेशन जो है इट इज ADP प्लस IP इज इक्वल टू ATP। फॉस्फोरिलेशन एनाबॉलिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है वो है लाइट, इसलिए रिजल्टिंग फॉस्फोरिलेशन इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो एक साइक्लिक मूवमेंट और एक नॉन साइक्लिक मूवमेंट के साथ टाइप है, इसलिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिस्पेक्टिवली हमने नाम दिया। लेकिन ये एनर्जी के साथ एंजाइम भी चाहिए, और इस ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन में, ये जो ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन है साइक्लिक या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का, इस ट्रेडिशनल फोटोफॉस्फोरिलेशन में यह कहा गया कि ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिए, ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड। साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, FD साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F, इन इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू इलेक्ट्रॉन जब मूव होता है तब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाती है। ठीक है, एक बात तो हमें समझ में आ गई कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रोसेस के लिए, एनाबॉलिक प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एंजाइम यहां पर कोई भी नहीं बताया गया ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन में, इसलिए ये पूरी सिस्टम तो ठीक है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दिया गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, दिस एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग। सबसे पहले फोटोफॉस्फोरिलेशन को एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया प्रोफेसर पीटर मिटचेल ने। तो प्रोफेसर पीटर मिटचेल ने सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया कि हाउ एटीपी इज फॉर्म इन माइटोकॉन्ड्रिया as well as in chloroplast during oxidative phosphorylation and photophosphorylation. तो प्रोफेसर पीटर मिटचेल proposed chemiosmotic theory। तो chemiosmotic theory उन्होंने एक्सप्लेन की। प्रोफेसर पीटर मिटचेल proposed chemiosmotic theory in 1961 to explain mechanism of ATP synthesis in mitochondria as well as in chloroplast। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हाउ एटीपी इज सिंथेसाइज, तो एटीपी सिंथेसिस के लिए, एटीपी सिंथेसिस यानी फॉस्फोरिलेशन, एटीपी सिंथेसिस यानी फॉस्फोरिलेशन, यानी ADP प्लस IP, ये एटीपी बनना। तो एटीपी सिंथेसिस यानी फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन के लिए केमियोस्मोसिस, दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल। केमियोस्मोसिस यानी मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो केमियोस्मोसिस प्रोसेस होने के लिए ये तीन कंपोनेंट्स चाहिए, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक एटीपी सिंथेस एंजाइम और दूसरा प्रोटॉन ग्रेडियंट। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमल लैमेली। दूसरा दिस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज इम्परमिएबल फॉर द प्रोटॉन, प्रोटॉन ये बैरियर क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए प्रोटॉन
कि मूवमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला एक कंपोनेंट एटीपी सिंथेज एंजाइम। तो एटीपी सिंथेज एंजाइम जो है इट हैज टू पार्ट, एक एटीपी सिंथेज एंजाइम F0 F1, एक पार्ट इज एम्बेडेड इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट जो होता है वो स्ट्रोमा रीजन में फ्री होता है। इट इज एक्चुअल कैटालिटिक साइट, F1 पार्ट कैटालिटिक साइट फॉर एटीपी सिंथेसिस। F0 जो है इट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is called as proton channel, it is called as proton channel. F0 part it provide facility for the movement of protons, it is called as a proton channel. तो प्रोटॉन चैनल और एक्चुअल कैटालिटिक साइट फॉर एटीपी सिंथेसिस, ये जो दो पार्ट इंटीग्रल और पेरिफेरल, ये दो पार्ट मिलके बनता है एटीपी सिंथेज एंजाइम। तो जब प्रोटॉन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रिलीज होंगे, ये मूवमेंट तभी पॉसिबल होती है जब इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बने। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट यानी डिफरेंस, एक तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन। जब तक इफेक्टिव ग्रेडियंट ना बने तब तक केमियोस्मोसिस नहीं होता। तो इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होने के लिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोफेसर पीटर मिटचेल ने 3 रीजन बताए। एक फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन लूमेन, तो ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, दिस इज ग्रैनल थाइलाकॉइड और दिस इज लूमेन। पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो है यहां पर है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो है यहां पर है, और यहां पर है एक F0 F1 यानी एटीपी सिंथेज एंजाइम। तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड के साथ एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है। पिगमेंट सिस्टम सेकंड के साथ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर अटैच एक अननोन प्रोटीन मॉलिक्यूल है। इट इज वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो ये पिगमेंट सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से यहां पर ये एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम है, वो एनएडीपी को इलेक्ट्रॉन देगा। फोटोलाइसिस होगा इनर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, प्रोटॉन्स लूमेन में अकुमुलेट होंगे, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि फोटोलाइसिस जो है, फोटोलाइसिस लूमेन में होता है ऑन इनर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। दिस इज वन रीजन, इसकी वजह से लूमेन में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो प्रोटॉन का जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, इमीडिएटली केमियोस्मोसिस हुआ। केमियोस्मोसिस होने के बाद जब भी प्रोटॉन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन होता है तब एनर्जी रिलीज हो जाती है, और ये केमियोस्मोसिस होने के बाद जो एनर्जी रिलीज हो गई, इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ बॉन्ड बिटवीन एडीपी एंड एटीपी। तो यहां पर हमने पहले यह कहा था कि एनर्जी और एंजाइम चाहिए, तो एंजाइम है एटीपी सिंथेज और एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन में यह कहा गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोफेसर पीटर मिटचेल ने कहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज केमियोस्मोसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज केमियोस्मोसिस। सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिलेशन। तो फॉस्फोरिलेशन और केमियोस्मोसिस, ये दो प्रोसेस को कपल करने वाला, एक साथ जोड़ने वाला, एक साथ बांधने वाला एटीपी सिंथेज है। इसलिए एटीपी सिंथेज को कपलिंग फैक्टर भी कहते हैं। CFO
और CF1 कपलिंग फैक्टर, और केमियोस्मोटिक थ्योरी को कपलिंग थ्योरी भी कहते हैं। तो केमियोस्मोसिस होने के बाद जितना यहां पर pH कम, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, जैसे ही केमियोस्मोसिस हुआ पूरे प्रोटॉन स्ट्रोमा में चले गए, फिर से बनेंगे ड्यू टू कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेकिन बाहर जो गए प्रोटॉन्स, उनमें से कुछ प्रोटॉन्स को NADP रिडक्टेज एब्जॉर्ब करता है, एक्सेप्ट करता है। NADP के पास इलेक्ट्रॉन, NADP के पास इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू आते हैं, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन कैरियर के जरिए NADP के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं और प्रोटॉन वो स्ट्रोमा से लेता है। तो ये एक फैक्टर हुआ जो स्ट्रोमा में जैसे ही प्रोटॉन्स आए उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ। प्रोटॉन पंप जो है ये प्लास्टोक्विनोन है। प्रोटॉन पंप यानी प्लास्टोक्विनोन, it use kinetic energy of electron to transfer protons from stroma to lumen। स्ट्रोमा में से यहां पर ये प्लास्टोक्विनोन है पिगमेंट सिस्टम सेकंड और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के बीच। तो स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन्स बच गए, अतिरिक्त प्रोटॉन्स NADP रिडक्टेज ने एब्जॉर्ब करने के बाद उनको फिर से लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसफर करता है। प्लास्टोक्विनोन इज एन एक्टिव पंप, इट यूज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू शिफ्ट प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा टू लुमेन। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने के लिए एक रीजन है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा रीजन है प्रोटॉन पंप दैट इज प्लास्टोक्विनोन, और तीसरा रीजन है NADP रिडक्टेज। ये तीन रीजन प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होने के लिए, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कपलिंग फैक्टर यानी ATP सिंथेज एंजाइम और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये तीन चाहिए केमियोस्मोसिस होने के लिए। केमियोस्मोसिस होना जरूरी है फॉस्फोरिलेशन होने के लिए। तो इस तरह से पूरा मैकेनिज्म केमियोस्मोटिक थ्योरी द्वारा प्रोफेसर पीटर मिटचेल ने एक्सप्लेन किया। तो केमियोस्मोटिक थ्योरी द्वारा प्रोफेसर पीटर मिटचेल ने यह कहा कि दैट इज नॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बट दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन which is responsible for the synthesis of ATP. Photolysis of water is the fifth last step of a light reaction. तो photolysis of water जो है it takes place in thylakoid lumen. More correctly, photolysis of water takes place on the inner surface of thylakoid membrane. एक unknown protein complex is associated with pigment system second. This unknown protein complex is called as oxygen evolving complex या water splitting complex. तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड पर जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तभी ये अननोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक्टिव होगा। इसलिए इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पिगमेंट सिस्टम सेकंड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। पिगमेंट सिस्टम सेकंड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ठीक है ना, एक O2 जो है दो वाटर मॉलिक्यूल का ही होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन अब तक उपलब्ध नहीं है। हमें बस इतना मालूम है कि एक अननोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद पिगमेंट सिस्टम सेकंड, इट इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इसके लिए कैल्शियम, मैग्नीज और क्लोराइड आयंस चाहिए एज अ कोफैक्टर। तो एक ऑक्सीजन को रिलीज होने के लिए वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यूज 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल से 4 प्रोटॉन 4
OH 4 प्रोटॉन अलग कर देगा, ल्यूमेन में ट्रांसफर कर देगा, 4 OH माइनस से 4 इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफर कर देगा पिगमेंट सिस्टम सेकंड की तरफ। जितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतने इलेक्ट्रॉन्स, फिर 4 OH को इस तरह से वो मैनेज करेगा कि उसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन O2 इवॉल्व होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि टू रिलीज वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। जब तक 4 वाटर मॉलिक्यूल ना हो, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिव नहीं होता, वो वाटर को स्प्लिट नहीं करता। तो यहां पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के साथ लाइट रिएक्शन भी खत्म हुआ। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट यहां पर हमने कंप्लीट किया, लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डार्क रिएक्शन पर डिस्कस करेंगे।